गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कहते हैं। आज उन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, क्या वर्गीकरण का स्वरूप जो था पहले भी ऐसा था, है ना? लेकिन किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगा और इसका इतिहास जो है बहुत ही रोचक है। तो चलो इसके इतिहास के बारे में अब देखते हैं। दार्शनिक अरस्तु जो थे के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल पदार्थ के संबंध में कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा उल्लेखित जो 5 तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। फिर उसके बाद फ्रांसीसी रसायनज्ञ लवाइजिए के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है, जल तत्व नहीं है। लवाइजिए ने रासायनिक तत्वों के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई थी उसमें 33 तत्व थे, लेकिन वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। इससे इतने सारे तत्व और उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही कठिन था और इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किया ताकि तत्वों का अध्ययन जो है आसानी से किया जा सके। अब तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे घर में जो है कई वस्तुएं जो है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हम उस वस्तुओं को अपने अलग अलग जगह पर व्यवस्थित कर देते हैं तो हमको ढूंढने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जैसे किचन के सामान की जो वस्तुएं हम किचन पे रखते हैं, ओढ़ने बिछाने का जो बिस्तर है उसको अलग रखते हैं, ठंडे कपड़ों को अलग, ठंड के दिनों में पहनने वाले कपड़े अलग, गर्म कपड़े अलग हम ऐसे रखते हैं तो हमको ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसे किराना दुकान में हम जाते हैं तो यदि हम कोई चीज़ उस दुकानदार से मांगते हैं तो वह बिल्कुल हमको तुरंत वो वस्तु ला कर देता है। उसकी दुकान में तो इतनी सारी चीज़ें रहती है, लेकिन वो उन चीज़ों को व्यवस्थित करके रखता है ताकि उसको कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए। तो तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए व्यवस्थित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि उसके बारे में हम अच्छे से जान सकें। इसलिए तत्वों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं में हम लोग परमाणु संख्या के बारे में, परमाणु भार तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़े थे, उनके भार के बारे में पढ़े थे। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में उसको व्यवस्थित कीजिए, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा हम पढ़े थे उसमें। ठीक है, आज आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक ने इस वर्गीकरण को लेकर अपना अपना मत दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉबेराइनर का त्रिक नियम। डॉबेराइनर जो थे जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु भार को आधार लिया और तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व जैसे कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा, तब उन्होंने देखा कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार है जो है अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत है। जैसे ये लिथियम है, लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु भार का औसत आएगा वो सोडियम के बराबर होता है। तो सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत था। ठीक है, तो ये था डॉबेराइनर का त्रिक नियम। अब डॉबेराइनर का त्रिक जो नियम था वो कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, बाकी तत्वों के लिए वो असफल रहा, इसलिए इनका जो मत था, उनका नियम था जो असफल हो गया। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से। तो ये जो थे रसायनज्ञ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था। उन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होते हैं। अर्थात जैसे प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषता या गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं। उन्होंने इसकी तुलना जो है संगीत के 7 सुरों के आधार पर की थी, इसलिए उन्होंने अष्टक नियम सिद्धांत दिया इसका नाम। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा आता है, तो जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान होता है।
लेकिन इनका भी जो न्यूलैंड की जो सारणी थी, मतलब नियम था, वो भी उनमें कई विसंगतियाँ पाई गई। जैसे कि वो केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था, नए तत्वों के लिए उसमें कोई भी स्थान नहीं था। दूसरा, उनका सिद्धांत जो है कैल्शियम तक लागू हो रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद के 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान नहीं मिल रहा था। फिर तीसरा, कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं हैं उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया, जैसे आयरन और के रासायनिक गुण ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते थे, इसलिए उनका जो नियम था वो असफल हो गया। उसके बाद अगला था लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ये भी एक वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य में एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ के आधार पर अपना नियम दिया था। उन्होंने इस ग्राफ में उसने बताया कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम जो है ग्राफ के टॉप में थे, ये ग्राफ के टॉप में थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो चढ़ाव के बीच में थे। कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है घटाव में था, है ना। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम जो धातुएं थे निम्नतम बिंदुओं पर स्थित थे। इस आधार पर उन्होंने समान गुणों वाले तत्व वक्र के समान स्थान पर स्थित थे, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन थे।